स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, क्या चीज होता है? सबसे पहला पॉइंट, ये एक फिनोमिना है। क्या चीज है? फिनोमिना है, मतलब एक घटना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से होता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा। तो फ्लक्स होता क्या चीज है? सबसे पहला पॉइंट, एक फिनोमिना है। किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से होता है। कैसा फिनोमिना है भाई? एक एरिया होता है, एक एरिया होता है, उस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिनोमिना। क्या बोलेंगे? एक घटना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हो रहा है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्ट्रांग होगा। क्या होगा? स्ट्रांग होगा। अच्छा, ये फिनोमिना कैसा क्वांटिटी है? ये फिनोमिना आपका स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट पे एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन क्या होता है इसका? ये वाला डायमेंशन आपको याद रखना है। तीसरे पॉइंट पे क्या चीज जो आपको याद रखनी है? डिनोटेड बाय फाई। हम दो टाइप के फ्लक्स को पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में भी एक फ्लक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में भी एक फ्लक्स पढ़ेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम एक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्स पढ़ेंगे उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए फाई ई। फाई फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके द्वारा बना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। फाई फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके द्वारा बना है? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। और ये सब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। डिफिनेशन क्या चीज होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जितना नंबर ऑफ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उसको हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। यहाँ पे देख रहे हो एक सरफेस लिखा हुआ है। ये सरफेस कैसा भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड फॉर एनी एरिया। एनी एरिया का मतलब हो गया, एनी एरिया का मतलब हो गया कैसा भी एरिया हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। अच्छा, इस फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? फाई ई इंटीग्रेशन ई डॉट ई। आपने वेक्टर में पढ़ा है ना, डॉट प्रोडक्ट, वही डॉट है। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए यहाँ पे एरिया वेक्टर है, छोटा सा एरिया वेक्टर है। डी, स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट करता है? बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इस कौन सा क्वांटिटी? उसके बगल में जो लिखा हुआ रहेगा। ए है तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एक्स है तो एक्स के वेरी स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने डिफरेंशिएशन में सीखा होगा। यानी ए यहाँ पे क्या चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। ए यहाँ पे एरिया है। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन क्या है? आगे की सेम डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। जब सब कुछ सेम है तो उसको हम लोग एक कांस्टेंट की तरह ले सकते हैं। जब एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन में आता है तो वो कांस्टेंट से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, यहाँ आ जाएगा। तो ये बाहर आ गया डॉट, अंदर में इंटीग्रेशन का
छोटा सा एरिया बच गया। जब आप छोटा सा एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो आपको कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, यानी जब आप छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हो, ई डॉट डी ए का मतलब हो गया इतने छोटे से एरिया को जोड़ रहे हो, और कितने टोटल एरिया को जोड़ रहे हो। टोटल एरिया को जोड़ोगे छोटे छोटे टोटल छोटे छोटे एरिया को, तो आपको कंप्लीट एरिया पूरा एरिया मिल जाएगा। और कंप्लीट एरिया को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट करने पर मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। तो क्या लिखूंगा उसको? ए। अलग अलग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ए का मान अलग अलग आता जाएगा। जैसे क्वेश्चन में कोई दे दिया ये आपका सर्कुलर एरिया है, कैसा है सर्कुलर एरिया, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कोई दे दिया आपका एरिया रेक्टेंगुलर है जिसका लेंथ ए ब्रीथ बी, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? ए की जगह आ जाएगा ए इंटू बी। ओके, मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो हम लोग फाई ई को लिख सकते हैं ई डॉट ए कॉस थीटा। अच्छा, अब आप सोचोगे ये डॉट को हटाने पर कॉस थीटा, थीटा तो दो क्वांटिटी के बीच का एंगल होता है जिसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। ई तो हमें समझ में आता है कि इसका एक डायरेक्शन होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट भैया ये ए का भी मैं डायरेक्शन कहाँ से लाऊं? ए भी तो मेरा एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैं दो वेक्टर क्वांटिटी को ही डॉट कर सकता हूँ। तो आगे हमारा जवाब है टोर एरिया वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे डिनोटेड बाय ए, बड़ा ए या छोटा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका यूनिट वही होता है जो आप बचपन से जानते आए हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी ये नंबर में ही जुड़ा हुआ है। वेक्टर क्वांटिटी है तो सबसे पहली बात इसका हम लोग को मैग्नीट्यूड जानना पड़ेगा। दूसरा आपको क्या चीज? डायरेक्शन जानना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी। जिस टाइप का आप एरिया लेते हैं उस टाइप का एरिया जो होता है आप बचपन से जानते आए हैं, वही उसका एरिया का मैग्नीट्यूड होता है एरिया वेक्टर का। जैसे आप रेक्टेंगुलर ले लिए तो इसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा पाई आर स्क्वायर। यदि आप स्फेयर ले लिए तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। ठीक है, और यदि आप रेक्टेंगुलर ले लिए तो इसका होता है एल इन ए इंटू बी। अब यदि स्क्वायर ले लिए तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, यदि साइड मेरा ए हो तो। ठीक है, ओके, यहाँ पे 4 प्रकार का मैंने आपको एरिया बताया जिसका मैग्नीट्यूड वही होता है जो आप बचपन से सीखते आए हैं। ओके, तो इन सभी का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा इट इज ऑलवेज आउटवर्ड परपेंडिकुलर। ये वाला क्या चीज है? इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, शॉर्ट में लिखा गया है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। आउटवर्ड परपेंडिकुलर, आउटवर्ड परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? अब जरा इस डब्बे को समझिए। ये डब्बा मेरा कैसा है? एक क्यूब के आकार का है, क्यूब के आकार का है। तो मेरा एगो ये सरफेस है, इस सरफेस से दो गो परपेंडिकुलर हो सकता है, एक तो ये ऊपर की ओर, एक तो नीचे की ओर। तो हम लोग एरिया वेक्टर कौन सा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे? तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड कौन सा है? ये वाला है, तो ये वाला होगा। उसी तरह इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये वाला होगा, इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये वाला होगा। और यदि हम लोग का केवल रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इसका डायरेक्शन कौन हो सकता है? दोनों साइड हो सकता है, इधर भी इधर भी। ठीक है, इस तरह से। अभी डिस्क हो सकता है, प्लेट हो सकता है, डिस्क भी देखते हैं आप, ऐसे ही होता है ये।
यहाँ पे स्फेयर है, स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। सिस्टम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कैसा है भाई। अच्छा, एक चीज तो आपको बताना भूल गया, आप ध्यान से देखो तो ये मेरा क्या है, क्यूब है। इस क्यूब में टोटल कितना सरफेस है, इस क्यूब में टोटल 6 सरफेस है। मतलब इस क्यूब के रिस्पेक्ट में हम लोग 6 एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि 6 सरफेस है। यदि हम इसको मैं मिटाता हूं, यदि मैं यहाँ पे प्लस चार्ज रख दूं तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकलता है, आप जानते हैं। इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो आप बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नीचे वाला जो सरफेस है, उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर इधर है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। देखो आप, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इस तरह से, ठीक है। ओके, तो मतलब जितना सरफेस होगा उतना एरिया वेक्टर हो सकता है। तो क्या हमें सभी एरिया को लेना पड़ेगा, यस। जब आप फ्लक्स निकालोगे ई डॉट कॉस थीटा लगाकर या ई ए कॉस थीटा लगाकर, तो जिस बॉडी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं उस बॉडी पे जितना सरफेस है सभी सरफेस से आप फ्लक्स निकालोगे और जोड़ दोगे नेट फ्लक्स के लिए। नेट फ्लक्स क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अच्छा, ये बात यदि आपको समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा, ये सिलेंड्रिकल रूप में है। तो सिलेंड्रिकल रूप में सबसे पहली बात देखो कै गो एरिया है, तो आप बोलोगे ये नीचे वाला गोल का एक गो एरिया, ऊपर वाला गोल का एक गो एरिया, और इन दोनों गोला को जो घेर के रखा है ये वाला एक गो एरिया, ठीक है। अब इस वाला एरिया के लिए मैं एरिया वेक्टर A3 नाम रख दिया, इस वाला गोला के लिए एरिया वेक्टर A2 रख दिया, इस वाला गोला के लिए एरिया वेक्टर A1 रख दिया। क्यों बाहर की ओर डायरेक्शन है, क्योंकि यही मेरा आउटवर्ड बन रहा है। A1 से जो फ्लक्स बनेगा उसको phi1, A2 से जो फ्लक्स बनेगा phi2, A3 से जो फ्लक्स बनेगा phi3 रख दिए। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, सभी के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो phi1 के लिए E और एरिया का मान क्या होगा, ये तो सर्कुलर है ना भैया, ये सर्कुलर के लिए एरिया होता है पाई आर स्क्वायर कॉस दोनों के बीच का थीटा, किसका, एरिया और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आगे की ओर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पीछे की ओर, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे 180 डिग्री रख दिए। उसी प्रकार एरिया 2, फ्लक्स 2 के लिए हम लोग एरिया लिखेंगे। फ्लक्स 2 तो ये वाला है, ये भी सर्कुलर है, सर्कुलर के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू ई, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, A2 भी आगे E भी आगे, तो एरिया हो जाएगा cos 0 डिग्री। क्या होगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या चीज हो रहा है भाई, यहाँ पे हो रहा है A3 के लिए ये यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख दिया है, तो अभी मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, मेरा ही गलती है। तो यहाँ पे आप समझो क्या होगा, E और एरिया क्या होगा, हम लोग उतना थोड़े ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि एरिया को A लिख दिए। क्यों ध्यान नहीं दिए, कारण समझाता हूँ। इसी तरह फिजिक्स में चीजों को सॉल्व किया जाता है, जहां से आपको शॉर्टकट मिलेगा वहीं से निकल जाओ। कॉस क्या लिखोगे, आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हो गया एरिया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछो मान आ जाए, एरिया का भी कुछो मान आ जाए, भाई ये 0 से तो गुना हो रहा है ना,
जीरो से गुना होके पूरा जीरो कर देगा, सफा खेल ही खत्म। ठीक है, इसीलिए इसको जीरो कर दिया। अब एक बात देखो, आप यहाँ पे cos 180 डिग्री का मान होता है -1 और cos 0 का मान होता है 1। ये तो वैल्यू cos 0 1 हो गया, cos 180 डिग्री -1 हो गया, तो बचेगा क्या, ये वाला, और ये -1 से गुना होके ये माइनस बन जाएगा, और इधर की ओर बचेगा क्या, पूरा का प्लस में ये दोनों तो सेम जैसा लग रहा है, साइन में अपोजिट है तो एक दूसरे को उड़ा देगा, टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका कारण समझो आप, कारण ये है कि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से बन रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, कैंसिल कर दे रहा होगा, इस तरह से जीरो हो रहा है। और जो 90 डिग्री होता है वहां से तो फ्लक्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री हो जाए, ऐसे भी यहाँ लिख दिया हूँ कि दोनों यदि परपेंडिकुलर हो जाए तो हम लोग फ्लक्स को जीरो मान सकते हैं। मानेंगे क्या, जीरो होता ही है, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। ओके, आगे चले, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए गॉस थ्योरम। नेक्स्ट क्या है आपका, गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम क्या चीज है, सबसे पहले समझते हैं। गॉस जी ने क्या बोला था, इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ड्यू टू ए पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्री स्पेस थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, कितना गुना होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, स्पेस का मतलब मैं आपको समझाया था ना, जैसे ये एक छोटा सा क्यूब है, क्यूब के अंदर जो जगह है उसको भी स्पेस बोल सकते हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं और जो खाली है वो भी आपका स्पेस है। जैसे गोला है, गोला के अंदर वो भी एक स्पेस है। तो स्पेस का मतलब आप ये आसमान, बादल, अंतरिक्ष, इन सारी चीजों को मत समझना आप, ठीक है। जहाँ खाली जगह हम उसको स्पेस बोलेंगे, चीजों को आसान बनाने के लिए। तो कहता है यदि किसी स्पेस में वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, कौन सा पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक चार्ज है, कितने सारे हैं इन्होंने नहीं बताया, ठीक है, जितना भी है, एक हो, दो हो, तीन हो, जितना भी हो, और इन सभी पॉइंट चार्ज को यदि आप थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, यदि थ्रू कर देते, थ्रू मतलब क्या, एक क्लोज सरफेस से इसको बंद कर देते हो, थ्रू ए क्लोज सरफेस, तब जो इस इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बाहर की ओर, और ये मेरा क्लोज सरफेस है, तो मतलब फ्लक्स बनेगा, क्योंकि क्लोज सरफेस से यदि हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है या अंदर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है तो फ्लक्स बनता है। इसका मतलब फ्लक्स बनेगा इन तीनों पॉइंट की वजह से। तो वो फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स, जो भी यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स टोटल बोल देता हूँ, तो फ्लक्स कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स ये होता है। ठीक है, तो 1 बाय एक चीज आपको सॉरी गलत बता दिया दोस्त, मेरे से गलती हो गई। तो जो आपका टोटल फ्लक्स होगा, टोटल जो फ्लक्स होगा वो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका 1/ε0 गुना के बराबर होगा फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने का मेरे पास एक दूसरा तरीका आ गया, क्या आ गया, Q
इसको लिखेंगे Q, कैसे लिख सकता हूँ इसको, Q इनसाइड लिख सकता हूँ ना, Q इनसाइड लिख दूंगा। इनसाइड का मतलब हो गया इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है, मान लिया एक चार्ज इधर भी है Q4 Q5, तो इससे हम लोग सरफेस के अंदर नहीं है ये, तो इसको हम लोग ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। इसको लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये बोला है इनक्लोज चार्ज्ड क्लोज्ड बाय द इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। केवल उन्हीं चार्ज को लेंगे जिसको इनक्लोज्ड किया गया, मतलब घेर दिया गया है। कौन सा, जो आपने सरफेस लिया उससे, उस सरफेस से जितने चार्ज आपका क्लोज है, उस क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्ज है, उस सभी चार्ज के सम का इप्सिलॉन नॉट टाइम गुना फ्लक्स होगा। समझ में आ गया आपको, स्टेटमेंट भी समझ में आ गया, समझा दिया आपको, बहुत ज्यादा बोल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो Q फ्लक्स बराबर यहाँ पे हो गया आपका Q इनसाइड, तो फाई को लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, एक डेरिवेशन भी आता है, उस डेरिवेशन को हम लोग देखेंगे, कई बार एग्जाम हॉल में पूछता है। तो देखिए जिस एक सवाल बहुत फेमस है, वो सवाल क्या चीज है सुनिए जरा। वो सवाल ये है कि गॉस लॉ में जो सरफेस चार्ज को घेर के रखता है, उस सरफेस को क्या बोलते हैं। उस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, क्योंकि गॉस ने दिया था ना ये नियम, इसीलिए बस ऐसे यूं ही सरफेस रहता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन वो अपने नाम का इज्जत कमाने के लिए इसका नाम रख दिया गॉसियन सरफेस। ठीक है। गॉसियन सरफेस का एक एरिया वेक्टर होगा, जिसको हम लोग ds बोल रहे हैं। s का मतलब सरफेस हो गया, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर होगा इस छोटे से एरिया वेक्टर निकाले हम लोग ds। ये प्लस पॉइंट चार्ज है, तो आगे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी एरिया वेक्टर भी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर ए पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस Q प्लेस्ड एट ए पॉइंट O इन द फ्री स्पेस पे है। लेट P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है। कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, ये वाला वो पॉइंट है, R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है। इस पॉइंट को लेते, इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए, इस पॉइंट से होते हुए हम एक सरफेस ले लिए, जिसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E, और ये पॉइंट कहां से है, जहां से हम लोग चार्ज को रखे हैं वहां से R डिस्टेंस पे है, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। We draw a closed spherical surface passing through point P known as Gaussian surface। ये तो हम ऑलरेडी बता दिए कि इस पॉइंट से होते हुए हम लोग क्या किए, एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किए हैं। एट पॉइंट P पे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम लोग जानते हैं किसी पॉइंट से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R²। तो यही हो गया KQ/R²। K का वैल्यू पुट कीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन, बताया था ना K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, ये हम लोग जानते हैं कहाँ से, ऑलरेडी अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जहाँ कंसेप्ट पढ़े वहां से। E.ds एक्सक्यूज मी। तो कोई स्टूडेंट घबराए नहीं कि हमने वहां पे ए पढ़ा था एरिया वेक्टर, यहाँ पे आप एस ले लिए, तो बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एस से भी, ए से भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E.ds, तो फाई बराबर हम लोग का हो जाएगा E.ds cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना था 0 था, तो E.ds cos 0 का मान 1 हो गया। तो E हम लोग का क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर फंस गया कौन, ds का इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या लिखोगे भाई,
देखिए 5ds यहाँ बाकायदा लिखा हुआ भी है। 5ds मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। यदि हम लोग का गॉसियन सरफेस कैसा है, गॉसियन सरफेस यदि स्फेयर शेप का है जिसका रेडियस r हो, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, जितना से स्फेयर का एरिया होता है, यानी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया। आगे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 कहाँ चला गया हम लोग का इक्वेशन 1? गड़बड़ कर दिया क्यों? इक्वेशन 1 कहाँ है? ये रहा इक्वेशन 1, यहाँ रहा। तो यहाँ पे ई का मान क्या निकाले हैं आप? ई का मान निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ई का मान, इस ई का मान को आप पुट करोगे तो ये वाला पूरा मान क्या हो गया, ई का मान हो गया। और ये वाला आपका एरिया है, ये 4 4 छम छम, पाई पाई छम छम, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर दोनों कट गया। तो क्या बचा, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू और एप्सिलॉन नॉट ही तो बच रहा है अंदर। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये गॉस का लॉ था। आगे चलते हैं, कहता है कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव कभी कभी ना एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, ठीक है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का दो तरीका सीख लिए। एक तरीका तो पहले से हम लोग जानते थे, क्या चीज, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। दूसरा हम लोग फाई ई बराबर अभी सीखे क्या चीज, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब दोनों तो फाई है, तो कल को जरूरत के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या कहता है भाई, कहता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्यू है आपका सरफेस के अंदर। गॉस लॉ को अप्लाई करते वक्त एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उस पॉइंट से होते हुए आपको गॉस सरफेस को ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पे आपको फ्लक्स पता करना है उस पॉइंट से होते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। जैसे अभी हमने थ्योरी में यहाँ पे पढ़ा था कि उसी पॉइंट से होते हुए हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था। अच्छा, ये सरफेस आपका सिमेट्रिकल भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अब आपका दिमाग में आएगा ये क्या बात होती है। सिमेट्रिकल जैसे पूरा गोला, इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। एकदम उबड़ खाबड़ जिसका फॉर्मूला आप जानबे नहीं करते हैं, ये भी तो एक एरिया है इनक्लोज्ड, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। इस तरह का हम लोग का सिलेबस में नहीं है, हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम तो बस सिमेट्रिकल वाला लेंगे, ये कंपटीशन एग्जाम में पढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये बात समझ में आ गया। तो फ्लक्स कितना होगा, तो क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड यहाँ पे क्या है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज अंदर में प्लस क्यू है तो प्लस क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर हो गया। फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस से क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट देख लीजिए, इनसाइड में केवल माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस और माइनस, इन दोनों चार्ज को इंक्लूड करते हुए हमने गॉसियन सरफेस लिया एक। तो एप्सिलॉन फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड में तो प्लस क्यू भी है और क्यू डैश है। मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू आपका बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो हम लोग का टोटल चार्ज आ जाएगा। नेट चार्ज कैसे, ये स्केलर क्वांटिटी होता है ना, तो डायरेक्ट आपको घटाना पड़ेगा, बड़े में से छोटे घटाइए, यानी क्यू बड़े में से छोटे, ये बड़ा में से छोटा घटाए हैं तो टोटल घटाइएगा तो आपका ये आएगा, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहता। मान लेते हैं क्यू डैश का मान दिया हुआ रहता -4 कूलम, ठीक है, और इसका मान 5 कूलम।
तो फाई बराबर क्या होता है, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। माइनस तो ये बता रहा है ना आपको कि ये निगेटिव चार्ज है, उसको यहाँ थोड़े पुट करेंगे। हम लोग मैग्नीट्यूड की जब बात करते हैं तो साइन को हटा के, मैंने आपको बताया था इसमें, है ना, किसमें बताया था, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। तो जब घटाएंगे तो 5 माइनस 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 कूलम एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा न्यूटन मीटर। अच्छा, ये वाला देखिए हेमिस्फेयर, ये क्या चीज होता है, इस टाइप का क्वेश्चन ना कंपटीशन में पूछता है अक्सर। तो यदि ये मेरा पूरा गोला रहता, पूरा, तो चार्ज कितना होता, पूरा गोला रहता तो इस सरफेस के अंदर का स्फेयर हो जाता, ये पूरा गोला रहता तो स्फेयर हो जाता। तो स्फेयर के अंदर हम लोग का चार्ज रहता क्यू और एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये आधा है इसीलिए हेमी स्फेयर का 1/2 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर सिमेट्रिसिटी। फ्रॉम कहाँ से, सिमेट्री से, सिमेट्रिकल शेप है इसलिए हम लोग 1/2 डायरेक्ट आधा लिख दिए। यदि यही मेरा हम लोग का उबड़ खाबड़ रहता है इस तरह से तो हम लोग नहीं ले सकते इसको, ठीक है। जो हम लोग का सिमेट्रिक फिगर कौन कौन सा है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे एक गोला हो गया, एक सिलेंड्रिकल हो गया, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल शेप हो गया, एक क्यूब हो गया, ये सब सिमेट्रिकल शेप है। एक सर्कल हो गया, सर्कुलर प्लेट जिसको बोलेंगे, PLAT प्लेट, ये आपका स्फेरिकल हो गया, ये आपका स्फेयर हो गया, लिख लीजिए आप, ठीक है। ये क्या चीज है, सिलेंडर हो गया, ये क्यूब हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये सब सब सिमेट्रिक शेप का है, क्योंकि सबका एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है। इसीलिए गॉस लॉ इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया है, कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक दूसरा हथियार आ गया है कि गॉस लॉ का भी हम लोग इस्तेमाल करके क्या क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। तो ये वही चीज है, देख लो, इट स्टेट दैट, सबसे पहला ये स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ये फॉर्मू स्टेटमेंट का मैथमेटिकल रूप लिख दिए, फिर हम लोग इसका जब प्रूफ करेंगे तो देख रहे हो कंसीडर ए पॉइंट, ये सेम चीज लिखा हुआ है। क्या चीज यहाँ पे, जो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, कहाँ चला गया, कंसीडर ए पॉइंट, उस तरह से। लेकिन जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया था ना वो बच्चा दोबारा लिख दिया यहाँ पे, और क्लास नोट्स में तो बताना पड़ता है ना, इसलिए। तो आप क्या करो, हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप तो बस वहां जो प्रूफ आपको बताया ऊपर में वही सेम प्रूफ आ जाएगा, इस तरह से यहाँ तक आपका प्रूफ है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोग एक एप्लीकेशन देखेंगे, वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना। वैसे तो गॉस लॉ का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, लेकिन हम लोग तो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम के अनुसार हम एक ही एप्लीकेशन देखेंगे कि गॉस का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता कर सकते हैं। और इसका 2-3 एग्जाम्पल है, उन 2-3 एग्जाम्पल को आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका एग्जाम में यही 2-3 एग्जाम्पल से आने के प्योर चांस रहते हैं, ठीक है। एक बार आप नजर देख लो, एक स्फेयर है, ठीक है, खोखला खोखला गोला, खोखला गोला होता है एक, दूसरा आपका होता है कहाँ चला गया, ओहो, एक देखिए तार होता है, लंबा तार, और एक वो होता है आपका कहाँ चला गया, एक ये देखिए, एक ये होता है, प्लेट होता है। एक खोखला गोला, एक लंबा तार, और एक प्लेट होता है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। ये 3 टाइप का खोखला गोला है। खोखला गोला मतलब हेलो गोला बोलते हैं, वो अंदर से खाली है, बलून होता है ना गोल वाला, अंदर में खाली रहता है, मतलब हवा भरा हुआ रहता है, वो मत सोचो सॉलिड नहीं रहता है दोस्त, उस तरह से, ठीक है। जैसे आलू यदि पूरा गोल मिलेगा, एप्पल पूरा गोल मिलेगा, अंदर से देख रहे हो तुम, खचाखच भरा हुआ रहता है, इसके अंदर खाने वाला मटेरियल, बट बलून में अंदर से थोड़ा खाली रहता है, गैस रहता है, आई नो आपका दिमाग ये काम करेगा सर, गैस तो उसमें रहता ही है, बट आपका अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ठीक है।
इस तरह से। इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव ऑन करेंगे जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक लेक्चर और, इसके बाद कहानी खत्म। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने दोस्त को बोलिए चैनल को सपोर्ट करें। नए मेहमानों से रिक्वेस्ट होगा चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत थैंकफुल रहूंगा आपके लिए, क्योंकि आप मेरे लिए उतना कुछ कर रहे हैं और आपके लिए भी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।